क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलिए बेटा, चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें हमने अब तक क्या देखा। हमने देखा कि ओवर पॉपुलेशन के क्या इफेक्ट होते हैं, हमने देखा कि फैमिली प्लानिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है उसकी, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स किए उसको देखा हमने कई सारी समस्याओं का जिक्र किया। हमने एमनियोसेंटेसिस के ऊपर बात किया कि उसका लोगों ने कैसे इस्तेमाल किया उसका, ठीक है, क्या गलत है क्या सही है। तो पिछले 3 क्लासेस में हमने बहुत सारी बातें कि हमने समाज के अलग अलग पक्ष को हमने समझने की कोशिश की हमने के। एक्चुअली में पिछली 3 क्लासेस में हमने जो है जो भी पढ़ा हमने उसके बारे में हमने सोचा बहुत के। मैंने बतलाई आपको कई कहानियां बतलाई, मैंने आपको कई एग्जांपल दिए आपने, और आपने खुद अपने आसपास चीजों को सोचा, और आप में से कई बच्चों ने कमेंट किया और बताया मुझे कि हां सर ऐसा होता है, हम अपने आसपास ऐसा देखते हैं। देखो बेटा, ऐसा होता है ये हम देखते हैं, अच्छी बात। चलिए, आपने देखा, ऑब्जर्व किया, और आप सेंसिटिव हैं इसलिए आपने इस चीज को नोटिस भी किया। सुनना मेरी बात के, आप सेंसिटिव हैं इसलिए आपने इन चीजों को नोटिस किया बेटा। लेकिन केवल नोटिस करने से काम खत्म नहीं होता है, आपको समाज में कुछ अच्छा करना पड़ेगा, आपको अपने आप को इंपावर करना पड़ेगा, अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एक पद तक पहुंचना पड़ेगा, आपको एक रिकॉग्निशन अपना खुद का बनाना पड़ेगा, ताकि समाज के अंदर आप परिवर्तन कर पाए। याद रखिएगा कि समाज में परिवर्तन कभी भी एक झटके में नहीं होता है। परिवर्तन एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस को आपको लगातार आगे बढ़ाना होता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब से जो है चैप्टर में ऐसी बातें बहुत सारी नहीं है जो हम बात करेंगे, क्योंकि शुरू के जो लेक्चर्स थे उनमें कई सारी बातें ऐसी थी जिनको हमें कनेक्ट करना बहुत जरूरी था। किसी बच्चे का मैंने कमेंट देखा, उसने लिखा कि सर आपने लास्ट ईयर जो लेक्चर लिए वो संख्या उन लेक्चर्स की इस चैप्टर में कम थी, अभी थोड़ी बढ़ गई। इसे आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 10 लेक्चर लिए, अभी 16 लिया आपने, ऐसा क्यों? एक तो ड्यूरेशन का भी फर्क है, दूसरा बेटा ये है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कोई चैप्टर को आप पहले ले रहे हैं बाद में ले रहे हैं। जैसे हम अभी हमारे पास में जो है वो चूंकि आपका कोर्स का शुरुआती चैप्टर है, तो समझाना अधिक पड़ता है। जब इसी चैप्टर को हम यदि बाद में लेते ना तो हमें कम समझाना पड़ता है, क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट आपके ऑलरेडी क्लियर होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक से लेने के लिए कई बार हमें समय देना पड़ता है, और सिलेबस की चिंता आप मत कीजिए, सिलेबस की चिंता मैं करूंगा, ठीक है ना। और आपको यदि बहुत ही जल्दी है, सुनिए बात को ध्यान से, ठीक है ना, अलर्ट रहिए, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं कि यदि आपको बहुत जल्दी है तो YouTube पर मेरे सारे लेक्चर डले हुए हैं, जिस चैप्टर को पढ़ना है पढ़ डालो और अगले महीने सिलेबस पूरा कर लो, ठीक है। मेरे साथ चलना है तो मेरी स्पीड पर चलना पड़ेगा, ताकि आपको चीजें समझ में आए। और आप यदि बहुत ही बुद्धिमान हैं तो आप जाके पूरा चैप्टर डला हुआ है, एक भी नहीं हटाया वहां से, के जो चाहे वो देख लीजिए, बन जाइए परम विद्वान, ठीक है ना। लेकिन मेरे को बच्चों को पढ़ाने दीजिए, ठीक है ना, ठीक है। इस तरह के कमेंट में एंटरटेन नहीं करता हूं, है ना। मतलब आपको समझ नहीं आता वो पूछिए, कोई दूसरा इश्यू वो बताइए, ठीक है। पढ़ाने को लेकर आप जो है वो कि सर इतना क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो जाओ यहां से, ठीक है ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टीच यू, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो हर बार वही बात, एक ही बात घूम फिर के आती है। तो चल चैप्टर में बेटा हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या बात करेंगे, आज हम बेटा बात करेंगे जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर के। तो देखो बेटा, हमने यहां पे क्या देखा, हमने यहां पर देखा कि हमें दिखाई पड़ रहा है बेटा यहां पर जो है वो एक मैंने बताया कि बड़ा फेमस जो है वो मेडिसिन है, जिसको इंडिया में इन्वेंट किया गया, खोजा गया इसको सहेलिट के, और जो कि केमिकल नेम इसका होता है और मेलॉक्सोफिन होता है, सेंट क्रोमेन भी इसको कहते हैं बेटा, ठीक है ना, क्लियर। और यदि हम देखें तो ये बेसिकली क्या होता है बेटा, ये बेसिकली जो है वो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे काम करता है। ये इट इज ए मेडिसिन जो दैट वर्क्स ऑन दी ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेशन के, ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पे काम करता है। मैंने बताया था कि ओवुलेशन और यूट्रस की लाइनिंग के बीच में जो है एसिंक्रोनाइजेशन कर देता है। जब कभी ओवुलेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है तब उसको इंप्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम अवेलेबल नहीं होता है, तो वो टाइमिंग को चेंज करती है मेडिसिन, जिसके चलते जो है वो इंप्लांटेशन नहीं हो पाता है, ठीक है ना, क्लियर। चल
फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर हमने बात किया था, क्या मतलब इसका होता है। फिर मैंने आपसे पिछली बार क्लास में कहा था कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए, एक आदर्श गर्भ निरोधक क्या होना चाहिए कि जो इजीली अवेलेबल हो, जिसका आसानी से लोग इस्तेमाल कर सके, आसानी से मिल सके लोगों को उठ के, जिसको यूज करने में जो सस्ता हो, महंगा ना हो, रिवर्सिबल हो, जब चाहे तब जो है वो वापस से प्रेगनेंसी को रिगेन कर सके, ठीक है, नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी में बाधा ना करता हो। ये सारी चीजें जो है वो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की चीजें थी, ठीक है ना। पिछली क्लास में हमने इस बारे में बात किया था। आगे बढ़ते हैं। अब बड़े ध्यान सुना, आज का जो लेक्चर है बेटा ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक्चर में से एक है जहां यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। यानी आज का आप जो लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम इसमें बेटा कि कॉन्ट्रासेप्शन, मैंने आपको बता दूं बेटा कि देयर आर सर्टेन रिलीजन, कुछ ऐसे रिलीजन है जहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करने की मनाही है, ठीक है ना, ठीक है। आई डोंट वांट टू कोट द नेम ऑफ द रिलीजन बट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि देयर आर रिलीजन जहां पर कि हम जो है वो जो रिलीजियस मेथड के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने की परमिशन नहीं है, धार्मिक बिलीफ ऐसे हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब वो लोग क्या करें, तो उसके लिए फिर क्या होता है कि जो है वो नेचुरल मेथड खोजेगा कि भाई कैसे जो है प्रेगनेंसी को कंट्रोल में कर सकते हैं, कैसे कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन मेथड जिनको हम बोलते हैं नेचुरल मेथड कहते हैं, जिनको हम प्राकृतिक विधियां कहते हैं, ठीक है। That works on the principle of avoiding chances of ovum and sperm meeting के इसका पर्पस इतना होता है कि देखिए सिंपल सी बात है कि एक बार ओव्यूलेशन होने के बाद, मेरी बात ध्यान से, एक बार ओव्यूलेशन होने के बाद में ओवम 24 आवर सर्वाइव करता है, ठीक है। स्पर्म जो है मैक्सिमम 5 डेज तक सर्वाइव कर सकता है, ठीक है ना। 24 से लेकर 72 आवर तक जनरली रहता है, स्पीड वेलोसिटी रहती है उसकी के, पर मैक्सिमम 5 डेज तक स्पर्म सर्वाइव कर सकता है। कई केसेस में 1 वीक तक भी देखा गया है, वेरिएबल के, पर हमने एक एवरेज लिया कि 4 से 5 दिन स्पर्म सर्वाइव कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो टाइम पीरियड मान लीजिए हमने कहा कि अब ओवुलेशन कब होगा, हमें मालूम है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवुलेशन 14th डे होगा, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन का लेवल वेरी कर सकता है। तो हमने ये मान लिया, हमने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से लेके 10th डे से लेके 17th डे तक देयर आर 99% चांस, 99.9% चांसेस ऑफ ओवुलेशन के, यानी ओवुलेशन के सबसे अधिक संभावनाएं कहां होंगी, वो होंगी 10 मेंसेस के 10वें दिन से लेके 17वें दिन के बीच, ठीक है, 17 डे तक, ठीक है। और इसमें ओवुलेशन, इस मतलब इस समय एक कपल को चाहिए कि इस समय यदि वो नेचुरल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक कपल को चाहिए कि इस समय वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, इस समय वे जो है वो इंसेमिनेशन को ना करें, वो इस समय जो है वो कॉपुलेशन ना करें, वो क्योंकि इस समय सबसे अधिक फर्टिलिटी की संभावना रहती है, क्योंकि इस समय ओवुलेशन होगा। और देखिए ओवुलेशन होगा और स्पर्म यदि इस समय अवेलेबल होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा और इंप्लांटेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी इसके। तो मतलब ये हो गया कि एक तो देखिए नेचुरल मेथड में जो है वो और भी तरीके शामिल है, पर एक सबसे कॉमन तरीका जो है वो है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखी जाए और उसके अकॉर्डिंग उन दिनों में सेक्सुअल एक्टिविटी को ना किया जाए जिन दिनों में सबसे अधिक संभावना है किस चीज की, प्रेगनेंसी की, फर्टिलाइजेशन की। देखिए तो पहला मेथड, इसके अंदर जो पहला मेथड है वो है पीरियडिक एब्स्टिनेंस। क्या मतलब, ऐसा कहते हैं कि एक पर्टिकुलर समय काल में जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी ना हो, एब्सेंट रहे, के पीरियडिक एब्स्टिनेंस। इन वन सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to day 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिन याद रखना बेटा, ये है ना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब ये वो टाइम पीरियड है जब एक कपल को जो है सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए यदि वे नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। उल्टी बात करते हैं, चलिए हम इसको उल्टा करके बात करते हैं। यदि एक कपल को बच्चा चाहिए, मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि यदि एक कपल को जो है वो चाहिए कि उन्होंने बेबी प्लान किया है और वो चाहते हैं कि बच्चा हो उनका, और पहले भी कई बार वो अटेम्प्ट कर चुके हैं परंतु प्रेगनेंसी नहीं हुआ है, तो बेस्ट पीरियड है जिस समय जो है एक कपल को जो है वो क्वाइटस करना चाहिए, वो है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th से लेकर 17th डे के बीच में यदि वो कॉपुलेशन करते हैं, स्पेशली हम कहते हैं कि जो है वो 12th डे से लेकर 15 डे के बीच में, तो उस समय जो है सबसे अधिक संभावना है कि फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है।
मतलब इस इंफॉर्मेशन को हम उलट भी तो सकते हैं ना। अभी हम कॉन्ट्रासेप्शन की बात कर रहे हैं, मान लो एक कपल बोलता है कि हमें बच्चा चाहिए, हम बेबी प्लान कर रहे हैं, परंतु हम जो है सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो इसका मतलब यह है कि दे आर डूइंग क्वाइटस, परंतु उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो है वो डिफरेंट है, और इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे, अब जो कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते हैं तो पीरियडिक एब्स्टिनेंस का मतलब यह है बेटा कि इस समय कपल को जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिस समय सबसे अधिक फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं, द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर ऑन हायर साइड, उस समय जो है पॉपुलेशन को क्वाइटस को अवॉइड करना चाहिए। और वो दिन क्या है, 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ओव्यूलेशन तो 14वें दिन ही होगा ना, आपने खुद बताया है, फिर क्यों इतना लंबा गैप? अरे भाई, स्पर्म का लाइफ स्पैन ज्यादा है, स्पर्म मैक्सिमम 7 डे तक रह सकता है, तो 10th डे में होगा तो भी कर देगा फर्टाइल। तो इसका मतलब यह है कि 10 से के 17 डे तक के बीच में यदि पीरियडिक एब्स्टिनेंस किया जाए तो बेहतर तरीका है। When ovulation could be expected, as chances of fertilization are very high during this period, it is called the fertile period के। तो अब एग्जामिनर कैसे पूछेगा आपसे, वो पूछेगा एक कपल को जो है वो बेबी प्लान किया कपल ने, तो उसके लिए सबसे बेहतर फर्टिलिटी पीरियड क्या होगा, डे 10 से डे 17, ठीक है, इट इज द फर्टाइल पीरियड के। पीरियडिक एब्स्टिनेंस के लिए कौन से पीरियड में कॉपुलेशन नहीं करना चाहिए, डे 10 से लेके डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, therefore by abstaining from coitus during this period conception could be prevented। तो एक तरीका ये, तो मैंने आपको बताया ना, there are certain religious belief जहां पर आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो वहां पे कई लोग इस प्रैक्टिस को जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे कहा ना कि ये हम देख रहे हैं बेटा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग हमने जो है ग्रीन और रेड जोन बनाया है। के रेड जोन का मतलब है देयर इज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, यहां पर प्रेगनेंसी की संभावनाएं सबसे अधिक है, और ग्रीन जोन का मतलब है कि यहां पर प्रेगनेंसी की संभावनाएं ना के बराबर है, काफी कम है, नो रिस्क के। तो देखिए इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है यहाँ पे सबसे अधिक, मैंने कहा ना यहाँ पे जो है इन्होंने इसको एड से लिया हुआ, तो ये हम देखें, ये आपको बता दूं मैं, ये है वो जो है इंडियन गायनेकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है उसका ही एक स्लाइड है ये, तो मेडिकल फील्ड का ही स्लाइड है। तो ये जो पीरियड है टोटल पीरियड है, टोटल यहां माना हमने कहा कि ये जो पीरियड है, पर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या याद रखेंगे, हम रखेंगे डे 10 से लेके डे 17 जो है वो सबसे अधिक फर्टाइल पीरियड होता है। रेड जोन में आता है वो, ग्रीन जोन में रेस्ट ऑफ द टाइम इज अंडर द ग्रीन जोन। ठीक है, क्लियर। चलिए अब सेकंड मेथड क्या है, तो एक तो हो गया पीरियडिक एब्स्टिनेंस, समझ गए इसको। सेकंड होता है बेटा विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस मेथड के, विड्रॉल और ये मेथड के सबसे अधिक फेल होने की संभावनाएं होती हैं के। एंड यदि कोई कपल जो है वो नेचुरल मेथड को में जो है वो पीरियडिक एब्स्टिनेंस को प्रॉपर साइंटिफिक वे में फॉलो करता है, ठीक है, तो संभावनाएं तब भी जो है वो प्रेगनेंसी की कम होंगी, जीरो नहीं होंगी, कम होंगी के। लेकिन यहां पर जो है, क्योंकि देखिए थोड़ा भी यदि मिस कैलकुलेशन हुआ तो गड़बड़ हो सकती है वहां पर भी, यहां पर जो है चांसेस इन्हें जो विड्रॉल मेथड है या कोइटस इंटरप्टस है, इसमें संभावनाएं प्रेगनेंसी की अधिक होती कंपैरेटिवली। क्या तो ये क्या तरीका होता है, इसमें ये होता है कि it is the another method in which the male partner withdraw his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid the insemination के। अब इसमें पर्पस ये होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान, या हम बोले क्वाइटस के दौरान, जब मेन इजेक्युलेट होने को होता है तब वो अपना मेल ऑर्गन जो है वो वेजाइना से बाहर निकाल लेगा और वो बाहर इजेक्युलेट करेगा, ठीक है, जिससे कि इनसेमाइनेशन ना हो। मैंने पहले भी कहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि जो मेल ऑर्गन है वो ऑर्गन का पर्पस सिर्फ इतना सा है, इनसेमाइनेशन, सीमेन को फीमेल बॉडी के अंदर छोड़ना के। तो सीमेन को फीमेल बॉडी के अंदर छोड़ने के पहले ही यदि मेल ऑर्गन बाहर निकाल ले जाए तो इसको हम बोलते हैं विड्रॉल मेथड बोलते हैं, क्वाइटस इंटरप्टस मेथड बोलते हैं, क्वाइटस को इंटरप्ट कर दिया ये मेथड करके। और इससे क्या होता है, इससे जो है वो जब इंसेमाइनेशन ही नहीं हुआ तो फिर प्रेगनेंसी की संभावना नहीं है। लेकिन ये मेडिकल स्टडीज में ये मालूम चला है कि कई बार ड्यूरिंग द क्वाइटस लुब्रिकेशन को बनाए रखने के लिए, बल्बो यूथल ग्लैंड जो है वो कुछ सिक्रेशन करती है। सबसे पहले वो सिक्रेशन पेनिस से बाहर निकलता है और कई बार उस सिक्रेशन के अंदर भी स्पर्म हो सकते हैं। तो यहां पर संभावनाएं जीरो नहीं होती, यहां पर भी स्पर्म जो है वो यानी प्री इजेक्युलेटरी सिक्रेशन, यानी पेनिस से जो शुरुआती कुछ सिक्रेशन निकलता है उसे हम प्री इजेक्युलेटरी सिक्रेशन कहते हैं, उसके अंदर भी स्पर्म हो सकते हैं, ठीक है। देखिए
क्या लिखा आप देखो, है ना, समझ गए बेटा? इसका मतलब कि आप लिखिएगा क्वाइटस इंटरप्टस मेल विथड्रॉ बिफोर इजैकुलेशन, प्री क्वाइटल सिक्रेशन ऑफ द मेल में कंटेन स्पर्म। प्रॉब्लम तो ये है कि क्वाइटस के दौरान जो है शुरुआत में जो सिक्रेशन निकलते हैं उनमें स्पर्म हो सकते हैं, ठीक है। इवन 1 ड्रॉप ऑफ सीमेन इज सफिशिएंट टू कॉज प्रेगनेंसी, केवल सीमेन का 1 ड्रॉप भी प्रेगनेंसी करने के लिए सफिशिएंट होता है, ठीक है ना, क्लियर। अब थर्ड मेथड पे आते हैं हम, वो है लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब ये जो मेथड है, देखिए आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, लैक्टेशनल एमेनोरिया मतलब ये है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन के। दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर ए मदर, कि केवल एक मदर, यानी जो लेडी ऑलरेडी मदर बन चुकी है, ऑलरेडी बेबी, जिसके पास ऑलरेडी बेबी है, वो इस मेथड का यूज कर सकती है, ठीक है। एक न्यूली मैरिड कपल है, वो लैक्टेशनल एमोनिया मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि न्यूली मैरिड कपल के तो बच्चा ही नहीं है, कि बच्चा ही नहीं है तो लैक्टेशन भी नहीं है, मिल्क भी जो है वो फीमेल बॉडी से जो है मिल्क भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल मेथड में एक न्यूली मैरिड कपल किन मेथड का इस्तेमाल कर सकता है, तो वो कर सकता है जो है वो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का इस्तेमाल कर सकता है, वो क्वाइटस इंटरप्टस का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन लैक्टेशनल एमोनिया मेथड का इस्तेमाल केवल मदर कर सकती है, जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। और उसके पीछे एक फंडा है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके यदि बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग है, बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग है, ध्यान से बात सुना के, बच्चा, डॉक्टर भी रिकमेंड करता है कि जन्म के बाद बच्चे को पहले 6 महीने केवल और केवल मां का दूध देना चाहिए। टीवी में ऐसे विज्ञापन चलते हैं, एड आता है, ऐसा आता है ना, कैसे ऐसे आपको आप देखते हैं अवेयरनेस कंपेन गवर्नमेंट करती है, डॉक्टर के यहां पे जाइए, कभी जो है बच्चों के डॉक्टर के पास जाइए तो वहां पे लगे होता है, पोस्टर लगा होता है कि बच्चे को पहले 6 महीने केवल मां का दूध दें, उसके अलावा कुछ मत दें। इवन कई लोगों का दिमाग में होता है, क्या किया, मैं बता रहा हूं एक किस्सा। जब मैं नाबार्ड में डॉक्टर था, ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैंने बहुत फैमिलीज वहां देखी, इसलिए मैं नाबार्ड का जिक्र करता हूं। वहां पे क्या हुआ कि एक कोई फैमिली थी, उनके घर में छोटा बच्चा हुआ होगा, वो बच्चे उनकी दादी किसी तीर्थ यात्रा पे गई होंगी, वहां से कोई वो जल लेके आई वहां से, और उन्होंने उस छोटे बच्चे को, जो 2 महीने का बच्चा था, उसको भी जल पिला दिया 1 चम्मच, कि अरे ये तो वो जल है, इससे तो बच्चे का ऐसा हो जाएगा वैसा जाट के, और बच्चा बीमार पड़ गया। इतना बीमार पड़ गया कि उसको आईसीयू में रखना पड़ा, बच्चे को एनआईसीयू में रखना पड़ा, मुश्किल से बच्चे को सेव किया, इन्फेक्शन हो गया, उसको सीवियर इन्फेक्शन हो गया, बाकी किसी में फैमिली को नहीं, लेकिन उस बच्चे को क्या, क्योंकि डॉक्टर साफ साफ बोलता है कि यदि बच्चे को शुरू में प्यास भी लगती है तो मां का दूध ही देना है उसको, के बच्चे को जन्म के 6 महीने तक मदर्स मिल्क के अलावा कुछ और नहीं देना चाहिए। और इसके दूसरे फायदे भी हैं, एक तो फायदा है बच्चे के लिए, दूसरा फायदा यह कि जब 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है मदर की, जब भी बच्चे को भूख लगी मदर्स मिल्क फीड ही उसको मिलता है, मदर्स मिल्क ही उसको मिलता है, तो वैसी कंडीशन में मिल्क को रिलीज करने वाले हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। हम प्रोलैक्टिन की बात करें, ऑक्सीटोसिन की बात करें, इनका लेवल बढ़ जाता है, और इनका लेवल जब बढ़ता है ना, तो ये क्या करते हैं, ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को सप्रेस करके रखते हैं, इसके चलते जो है वो पहले 6 महीने ओवुलेशन नहीं होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो मेंसेस नहीं होते हैं इनिशियल के, हमेशा बोलते हैं कि उस समय मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, तो वो ये दिस इज दिस पीरियड, यदि मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है तो 6 महीने मैक्सिमम 6 मंथ तक, इस समय तक यदि सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है तो वहां पर प्रेगनेंसी की संभावनाएं कम होती है, ठीक है, ना के बराबर होती है। क्या लिखा देखते हैं हम एनसीईआरटी में, लैक्टेशन एमोनिया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, ये एक तथ्य पे आधारित है, और वो फैक्ट क्या है बेटा, वो फैक्ट है दैट ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation के fact that ovulation and therefore कुछ स्टेटमेंट मिसिंग है इसमें के, तो मैंने आपसे कहा कि देखो सिंपल सी फंडा है कि इस समय ओवुलेशन जो है वो नहीं होता, इस समय ओवुलेशन नहीं होता है, क्योंकि जो हार्मोन मिल्क इंजेक्शन के लिए होते हैं वो गोनाडोट्रोपिन का लेवल को सप्रेस करके रखते हैं उठके, तो इंटेंस लैक्टेशन होने पे क्या होता है बेटा, उस समय जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है ओवुलेशन नहीं हो पाता है। देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड फुली एंड चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट निल के, क्या लिखा है इसमें, जब तक मां जो है वो बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पर रखी हुई है तब तक चांसेस ऑफ कंसेप्शन, बच्चा जो है कंसेप्शन के चांसेस जो है वो काफी कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। However, this method has been reported to be effective only up to maximum up to 6 months फॉलोइंग पार्टुरेशन के, यानी बच्चे के जन्म के बाद केवल और केवल, ये ध्यान से टाइम पीरियड दिमाग में रखिएगा, केवल 6 महीने तक ये मेथड जो है वैलिड होती है, उसके बाद ये फेल हो जाती है। As no medicine
और डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस मेथड दिस साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट निल के। चूंकि नेचुरल मेथड में आपने कोई भी जो है वो डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया, आपने नेचुरल मेथड में आपने जो है वो कोई भी डिवाइस का यूज नहीं किया, कोई मेडिसिन का यूज नहीं किया है, तो कोई भी साइड इफेक्ट यहां पर देखने नहीं मिलते हैं। लेकिन समस्या यह है चांसेस ऑफ फेलियर आर ऑल्सो हाई के, यहां पे इन मेथड के फेल होने की संभावनाएं भी काफी अधिक होती हैं। ठीक है, अब एक बार रिकॉल करते हैं हम नेचुरल मेथड में क्या क्या शामिल है बेटा। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कौन सा दिन से कौन सा दिन तक, क्या बात है, जल्दी से एक बार बताओ, किस दिन से किस दिन तक बेटा, 10 से 17 डे तक के। फिर दूसरा मैंने बताया कि आपको विड्रॉल मेथड, क्वाइटस इंटरप्टस, और तीसरा क्या बताया मैंने, लैक्टेशनल एमोनिया। कब तक ये वैलिड होता है बेटा, लैक्टेशनल एमोनिया मेथड कब तक काम करती है, 6 मंथ ऑफ बच्चे के जन्म के पार्टुलेशन के 6 महीने तक ये काम करती है। लेकिन कंडीशन ये है मदर शुड बी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड, वो मदर को बच्चे को जो है वो एक्सक्लूसिव, यदि मदर ने बच्चे को जो है वो 2 महीने 3 महीने बाद ही उसको फॉर्मूला मिल्क पे डाल दिया है और ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही है तो ये मेथड फेल हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। अब आते हैं हम दूसरे तरीके पे, तो ये तो नेचुरल मेथड की बात की। अब अगला होता है बैरियर मेथड। ठीक है, ठीक, बैरियर मेथड में बेटा जो है यहां पर पर्पज, अब बैरियर मेथड का पर्पज ये है कि ओवम और स्पर्म को मिलने ना दिया जाए, ठीक है, यानी ओवम और स्पर्म को अलग अलग रखा जाए, इनको आपस में मिक्स ना हो सके। मतलब जो है सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान इंसेमाइनेशन, मतलब जो है कि सीमेन फीमेल बॉडी के अंदर ना जा पाए। ठीक है ना, तो मतलब यह है कि यदि सीमेन को फीमेल बॉडी के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, अंदर वो सर्विक्स तक अंदर पहुंच नहीं पाएगा, यूट्रस तक, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है नहीं होगा। ठीक है, तो ये होते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, एक बैरियर लगा दिया हमने। अब ये बैरियर क्या होता है, देखिए, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स के। ये बैरियर क्या होते हैं, ये बैरियर होते हैं बेसिकली कॉन्डोम्स। क्या, मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉन्डोम आते हैं। के फीमेल कॉन्डोम और मेल कॉन्डोम दोनों प्रकार के कॉन्डोम्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब व्हाई मेल कॉन्डोम्स आर मोर पॉपुलर, मेल कॉन्डोम अधिक पॉपुलर क्यों होते हैं, बिकॉज के पीछे कई कारण है। एक तो दे आर वेरी इजी टू यूज, ये इस्तेमाल में काफी आसान होते हैं। दूसरा ये होता है दे आर इकोनॉमिक, कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। ठीक है, और फीमेल कॉन्डोम जो होते हैं दे आर लिटिल बिट एज कंपेयर टू मेल कॉन्डोम, इनको यूज करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। और तीसरा ये कंपैरेटिवली महंगे होते हैं, इजीली अवेलेबल भी नहीं होते हैं। ठीक है, अदरवाइज दीज कॉन्डोम्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक, The condoms are barriers made by thin rubber और latex sheet के। ये कॉन्डोम जो होते हैं बैरियर होते हैं एक तरह के, और ये रबर और लेटेक्स शीट से बने होते हैं। पर्पस केवल इतना भर होता है कि मेल और फीमेल, देखिए अब इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल जो है वो क्वाइटस कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम से बोलते हैं फिजिकल कांटेक्ट की जो है वो कि जो है कि इजेकुलेशन होगा और फीमेल बॉडी के अंदर होगा, इंसेमिनेशन होगा, ये नहीं हो पाता है क्योंकि देयर इज ए बैरियर, एक शीट वहां प्रेजेंट होती है और वो शीट बनी होती है रबर की या लेटेक्स की, क्या, that are used to cover the penis in the male और vagina और cervix in the female के। यदि मेल कॉन्डोम इस्तेमाल करेंगे तो ये पेनिस को कवर करता है, फीमेल कॉन्डोम इस्तेमाल करेंगे तो ये वेजाइना को और सर्विक्स को ये कवर करता है। के just before coitus so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract के, और ये ejaculated semen जो है वो फीमेल reproductive tract में इंटर नहीं कर पाता है, ये पर्पस होता है के। दिस कैन प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, इससे कंसेप्शन या प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है के। सरकार ने जो हिंदुस्तान लेटेक्स कंपनी, एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, कंफ्यूज मत करना, एग्जाम में ऑप्शन में दोनों आता है के, तो हिंदुस्तान लेटेक्स जो कंपनी है वो सरकारी उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर जो है ऑर्गेनाइज जो है यूनिट है वो पीएसयू है, उसने जो है उसके थ्रू गवर्नमेंट ने जो है वो एक ब्रांड लॉन्च किया निरोध के नाम से, जिसका बड़ा एडवर्ट के निरोध का जो है वो बड़े पैमाने पर सरकार ने प्रचार प्रसार किया, सरकारी अस्पतालों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आज भी ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट होता है। Nirod is a popular brand of condom for the male. Use of condom has increased in recent। अब देखिए जो बैरियर मेथड है इसका एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी है। देखिए बैरियर मेथड का प्राइमरली इस्तेमाल होता है किसके लिए, प्रेगनेंसी ना हो इसके लिए, लेकिन इसका एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी सेव करता है। क्या, यदि मेल या फीमेल में से किसी को भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो ये इन्फेक्शन को रोकने का काम भी करता है, क्योंकि दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन के बीच में देयर इज अ बैरियर, एक शीट प्रेजेंट होती है, और वो शीट जो है दोनों सिक्रीशन को आपस में मिक्स नहीं होने देती है। यानी जो वेजाइनल सिक्रीशन है वो वेजाइना के अंदर ही रहते हैं, जो पेनाइल सिक्रीशन है वो
पेनिस के अंदर ही रहते हैं, तो वो देयर इज अ शीट, एक कॉन्डोम शीट वहां प्रेजेंट है। तो इसलिए चूंकि सीक्रेशन आपस में मिक्स नहीं होते हैं, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का संभावना ना के बराबर होता है के। और इसीलिए जब से एड्स का प्रॉब्लम आया, जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, गंभीर बीमारी के, तो हमने कहा एड्स की बात है, तो एड्स के लिए जो है ये एडिशनल एडवांटेज प्रोवाइड करता है के। क्या लिखा इसमें? यूज ऑफ कॉन्डोम हैज इंक्रीज रिसेंट ईयर ड्यू टू दी इट्स एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्टेक्टिंग एसटीआई। एसटीआई का मतलब होता है बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। एसटीआई का मतलब क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। अब एसटीडी में क्या आता है? गोनोरिया, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ठीक है। सिफिलिस, ठीक है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, ठीक है, ये भी सिक्रेशन के थ्रू होता है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं बेटा? गोनोरिया हुआ, सिफिलिस हुआ, एड्स हुआ, ठीक है, कॉन्क्राइड हुआ, ठीक है। हम बात करते हैं इसके अलावा जो है वो हर्पीज इन्फेक्शन हुए, तो कई तरह इन्फेक्शन जो कि इसके थ्रू फैल सकते हैं, ठीक। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा जो है वो बेनिफिट इसका होता है कि एसटीआई से ये बचाता है। बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयरबाय गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर के। दोनों, इसके लिए कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, ये यूजर आसानी से इस्तेमाल कर सकता है इसको, ठीक है। बैरियर मेथड की बात की हमने, है ना। दिस इज दी, हम देख रहे हैं ये कि जो कंपनी का नाम ध्यान देखिएगा इसमें, HLL लाइफ केयर लिमिटेड, क्या, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, याद रखना बेटा, क्या, ठीक है। तो ये कहां बनता है बेटा? ये जो फेमस ब्रांड है इसका, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ब्रांड है निरोध, ये बनता है हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड कंपनी में के, लेटेक्स में के, क्लियर। देन बैरियर मेथड में और भी मेथड इन्वॉल्व है, जैसे कि इसमें हम बात करते हैं सर्वाइकल कैप की बात करते हैं, हम डायफ्राम की और कैप की बात करते हैं। सर्वाइकल कैप ब्लॉक स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द सर्विक्स, ये कहां लगी? ये फीमेल पार्ट में जो है वो सर्विक्स वाले ने वेजाइना में ऊपर ऊपर तरफ इसको फिट कर लिया जाता है कि ये सर्वाइकल कैप होता है। और इसके अंदर स्पर्मिसाइड जेली भी होती है जो स्पर्म को किल भी करती है, ठीक। तो ये भी, लेकिन ये सारी मेथड बड़ी जो है वो मतलब ये ऐसा है कि इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, इसलिए इतनी पॉपुलर ये मेथड नहीं हुई। व्हाई सर्वाइकल कैप मेथड इज नॉट सो पॉपुलर? बिकॉज इट इज नॉट वेरी फ्रेंडली टू द यूजर, ठीक है ना। ये हम देख रहे हैं डायफ्राम, ये हम देख रहे हैं डायफ्राम। डायफ्राम को भी जो है वजाइना में इंसर्ट करना पड़ता है और ये भी प्रेगनेंसी को रोक सकता है। और इसके अलावा साथ में डायफ्राम के साथ में जो है स्पर्मिसाइडल जेली भी इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। देखिए, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्व्स आर आल्सो बैरियर। अब इनकी खास बात क्या है? जैसे कॉन्डोम्स हैं, एक बार इस्तेमाल करने के बाद उनको डिस्पोज करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, उनको रीयूज नहीं कर सकते हैं। जबकि डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप्स हैं, वॉल्व्स हैं, दे आर रीयूजेबल, इनको दोबारा से स्टरलाइज करके दोबारा इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मेरे होते हैं, मेड अप ऑफ रबर से बने होते हैं, दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू कवर दी सर्विक्स के। और इनका पर्पस क्या होता है? ये सर्विक्स को कवर करते हैं। तो होता यह है कि जो भी सीमेन रिलीज हुआ है वो सर्विक्स को क्रॉस करके जो है वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है। तो एक प्रकार से दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू दी सर्विक्स के। ये सर्विक्स के थ्रू स्पर्म को यूट्रस तक नहीं पहुंचने देंगे, और जब स्पर्म यूट्रस तक, फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक। और ये रीयूजेबल होते हैं इसके साथ। लेकिन खास बात यह कि इनके साथ में भी स्पर्मिसाइडल जेली का इस्तेमाल करना पड़ता है, एंड दे आर नॉट वेरी कन्वीनियंट टू यूज, ठीक है। स्पर्मिसाइडल क्रीम होती है, जेली होती है और फोम होते हैं, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए क्या लिखा इसमें, लिखा ना साफ साफ, स्पर्मिसाइडल जेली, क्रीम, जेली और फोम आर आल्सो यूज्ड अलोंग विद दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। अदरवाइज क्या होगा कि मान लीजिए वॉल्व ढीला हो गया, डायफ्राम ढीला हो गया और स्पर्म, तो देखिए अब क्या हुआ कि जो है ड्यूरिंग द क्वाइटस वॉल्ट का इस्तेमाल किया या डायफ्राम का इस्तेमाल किया, ठीक है। सीमेन जो है वो वेजाइना में रिलीज हुआ, सर्विक्स को बंद किया हुआ है, ठीक है। अब सीमेन वहां पर जो है वो तो लंबे समय तक रह सकता है, 4-5 दिन तक रह सकता है स्पर्म जीवित। तो वहां पर भी स्पर्मिसाइडल जेली अवेलेबल रहेगी तो वो सीमेन के स्पर्म को तुरंत ही मार देगी, तो वो संभावनाएं जो है फर्टिलाइजेशन की या कंसेप्शन की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी, ना के बराबर हो जाएंगी, ठीक है। देख रहे हैं हम, ये हमको दिखाई पड़ रहा है डायफ्राम, दिस इज द डायफ्राम।
इसको वेजाइना में इंसर्ट करना पड़ता है सर्विक्स को कवर करने के लिए, ठीक। एंड दिस इज दी, आप सर्वाइकल कैप देख रहे हैं और स्पर्मिसाइडल क्रीम देख रहे हैं। ये सर्वाइकल कैप है, इस कैप को फिट करना पड़ता है और आप देख रहे हैं कि जो है वो साथ में स्पर्मिसाइडल क्रीम देख रहे हैं, उसको भी वहां पर अप्लाई करना पड़ता है ताकि स्पर्म जो है वो किल हो जाए, मर जाए वो, ठीक है। जैसे आप समझ में आ रहा है देखिए कि ये दीज आर नॉट वेरी, दैट्स व्हाई इट इज नॉट, दीज आर नॉट वेरी पॉपुलर मेथड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर सबसे अधिक जिस कॉन्ट्रासेप्शन मेथड को अपनाया गया है वो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। मतलब कभी मैं तो आपको बता रहा हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जो है वो सीएमसी बेल्लोर में भी काम किया, मैंने पढ़ार में भी काम किया 1 मिनट के, तो जो है मैंने देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण अंचल है, वहां पर जो है पहले बच्चे के जन्म के बाद, देखिए कभी याद रखिएगा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का इस्तेमाल कभी भी उसके लिए नहीं करते हैं जो न्यूली मैरिड कपल है, जिसके कोई बच्चा नहीं है, जिसको बोलते हैं हम कि जो ग्रेविड महिला नहीं है, ग्रेविडा नहीं है, जो नली पैरस कोई बच्चा इसके नहीं हुआ है, उन महिलाओं के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिनके एक बच्चा हो चुका है और 2 बच्चों के बीच में इनको गैप रखना है, उनके लिए हम जो है वो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती है जिनको डॉक्टर की मदद से, ध्यान से बात सुनिएगा, जिनको डॉक्टर की मदद से, नर्स की मदद से जो है फीमेल के यूट्रस में इंप्लांट किया जाता है। इंट्रा मतलब अंदर, यूटेराइन मतलब यूट्रस के अंदर, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस ये ऐसे उपकरण होते हैं जिनको फीमेल के यूट्रस के अंदर उनको जो है वो इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। और ये पेशेंट खुद से नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति है वो खुद से नहीं कर सकता है, इसके लिए उसे मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो कॉपर टी इज वन ऑफ दी, कॉपर टी है, हम बात करें इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की बात करिए, वन ऑफ दी वेरी वेरी पॉपुलर मेथड इन इंडिया, स्पेशली इन इंडिया, ठीक है, एंड वेरी इफेक्टिव। के एक बार कॉपर टी इंसर्ट करने के बाद में 5 साल तक जो है वो प्रेगनेंसी होने की संभावनाएं नहीं रहती है। अब कैसे काम करता है कॉपर टी हम देखते हैं इसमें, ठीक है, या इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस कैसे काम करते हैं इस पर हम बात करते हैं। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड फॉर इज द यूज ऑफ द इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के, ठीक है। These devices are inserted by doctors और experts, ठीक है। हम लोगों को सिखाया गया है मेडिकल कॉलेज के अंदर के, हम लोगों को मेडिकल यानी बकायदा एक मॉडल होता है, एक पूरा मॉडल रखा होता है और उस मॉडल में आपके पास में प्लंजर होता है, एक इक्विपमेंट होता है, उसमें आप इसको लोड करते हैं और उसके बाद इसको जो आप कैसे इंसर्ट करना है, कैसे यूट्रस में आके, और देखिए इसको इंसर्ट करते में ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आपके इक्विपमेंट से यूट्रस के अंदर परफोरेशन ना हो जाए, यूट्रस में कहीं आर पार छेद ना हो जाए, तो बड़े सावधानी के साथ डॉक्टर्स इसको जो है वो फीमेल में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye-bye. Continue your lecture. इन द यूट्रस थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू उसको इंसर्ट किया जाता है। दीज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज, अब ये कई तरह की होती है, एक होती है नॉन मेडिकेटेड आयुर्वेदिक के, ये होती है नॉन मेडिकेटेड आयुर्वेदिक के जिनमें कोई मेडिसिन नहीं होता, जैसे लिप्पेलूप के। अब ये जो एग्जांपल है ना बेटा, इसके याद रखना है आपको, है ना, क्योंकि ये नीट के अंदर आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 19 में आ चुका बेटा, ये 18 में ये पूछे गए, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि एक तो ऐसे आईयूडी होते हैं, ऐसे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होते हैं जिनमें कि कोई मेडिसिन नहीं होती है, उन्हें बोलते हैं लिपेलूप के। दूसरा कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जो कॉपर को रिलीज करते हैं। अब इनके क्या कैसे, ये भाई सिंपल ही वासी बात है कि जो अलग अलग चीजें हैं वो अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करेंगी वो, तो कुछ कॉपर रिलीज, जैसे हम बोलते हैं कॉपर टी, चूंकि इसका शेप टी कैसे, इसका शेप टी जैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है, ये ऐसा होता है टी जैसा, ये थ्रेड लगा होता है धागा इसमें, ठीक है, ये टी शेप का होता है, और इसमें कॉपर वायर होता है, इसमें कॉपर वायर होता है, तो कॉपर टी बोलते हैं इसको के। तो हमने कहा कॉपर रिलीज से कॉपर टी हुआ, कॉपर 7 हुआ, मल्टीलोड 375 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी होते हैं, जो हार्मोन रिलीज करते हैं, LNG-20, नीट 2019 में पूछा गया बेटा, LNG-20 प्रोजेस्टा 60, ठीक है। तो ये वो होते हैं जो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी होते हैं बेटा, ठीक है। अब कैसे काम करते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, कैसे काम करते हैं, दे इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। अब क्या होता है,
जब आप यूट्रस के अंदर एक फॉरेन बॉडी को इंसर्ट करते हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि जब यूटेरस के अंदर एक फॉरेन बॉडी को आप, फॉरेन बॉडी ये बाहर का शरीर का थोड़ा ना हिस्सा है कि आपने एक जो है वो आईयूडी को, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को आपने यूट्रस में इंटर किया, तो यूट्रस में ये हल्का सा इरिटेशन करता है और उस इरिटेशन के चलते यूट्रस के अंदर जो है डब्ल्यूबीसी या न्यूट्रोफिल का मूवमेंट बढ़ जाता है कि भाई कोई फॉरेन बॉडी आ गया है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अब चूंकि ये फॉरेन बॉडी ऐसे तो गलता नहीं है, ये तो स्ट्रॉन्ग में जो है वो आपका जो है वो ये ऐसे गलेगा थोड़े ना कि न्यूट्रोफिल इसको खत्म कर दे। तो उसके चलते क्या होता है कि वहां पर जो मान लीजिए उस समय इंसेमाइनेशन हुआ, स्पर्म वहां पे आया, तो वो न्यूट्रोफिल उस स्पर्म को ही खा जाते हैं उठ के। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज करता है। जो भी वहां पे सेल, बॉडी की सेल के अलावा दूसरी सेल जो भी दिखाई पड़ेगी उसको न्यूट्रोफिल खा जाएंगे के, तो ये फेगोसाइटोसिस को बढ़ाता है। एंड दी कॉपर, यदि कॉपर रिलीजिंग यूज किया है तो कॉपर रिलीजिंग कॉपर आयन रिलीज सप्रेस दी स्पर्म मोटिलिटी के। और यदि आपने वहां पे कॉपर टी का इस्तेमाल किया है तो क्यूपरस आयन जो निकलते हैं वो स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देते हैं उठ के और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं। तो स्पर्म जो है ऑलमोस्ट मूव ही नहीं कर पाता है। ठीक है, देखिए ये आप देख रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा है आपको, एक्चुअल फोटोग्राफ देख रहे हैं हम कॉपर टी के, तो हाथ में लेके दिखाया है ताकि आपको उसका साइज का अंदाजा लगे आपको। दिस इज दी कॉपर टी के। तो आप देख रहे हैं इसमें कि ये कॉपर रिलीजिंग आईओडी है, इसमें कॉपर का वायर लगा हुआ है और धीमे धीमे ये वायर जो है, आपको पता है ना कॉपर जो है धीमे धीमे आयन छोड़ता है। लोग बोलते हैं ना कि तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए क्योंकि जो है वो धीमे धीमे कॉपर से, मैं भी जो है वो ऐसे तांबे का बर्तन ही मैं इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो होता है ना, ये बेसिकली जो है वो जो टेंडेंसी कॉपर की, वो धीमे धीमे आयंस रिलीज करता रहता है। ओके, तो ये जो आयंस होते हैं ना, ये जो आयन है ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते हैं। ठीक है ना, देखिए ना, हम देख रहे हैं ये कॉपर रिलीजिंग, हम जो है वो आईयूडीज देख रहे हैं आपके। अब आप बोलेंगे सर कि तांबे के बर्तन में पानी पीने से क्या फायदा होता है। एक्चुअली बेटा तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी जो होता है उसमें बैक्टीरिया नहीं पनप पाते, उसके अंदर के उसमें बैक्टीरिया नहीं पनप पाते हैं क्योंकि उसके अंदर कॉपर आयन जो निकलता है वो बैक्टीरिया को वहां पे सर्वाइव नहीं करने देता है। ठीक है ना, इसके अलावा देर आर सम बेनिफिट्स जो मेटाबॉलिक लेवल पे, आयनिक लेवल पे कुछ बेनिफिट्स जो है कॉपर के पानी के हमको देखने मिलते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि जनरली रात को यदि आप एक गिलास पानी जो है वो तांबे के बर्तन में भर के रखते हैं और सुबह आप खाली पेट उसको पी लेते हैं तो कई सारी समस्याएं आपकी कम आती है। हालांकि बहुत सारे मेडिकल एविडेंसेस नहीं है इसके लिए, लेकिन फिर भी कन्वेंशनली कॉन्स्टिपेशन की समस्या की बात करें हम, के जनरल हेल्थ की बात करें तो वो उससे इंप्रूव होता है। ठीक है, चलिए वापस लौट के अपने मुद्दे पे आते हैं। तो हमने कहा कि कॉपर वाला जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होते हैं, कॉपर रिलीजिंग जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होते हैं, वो कैसे काम करते हैं हम देखते हैं। ठीक है, दे आर द स्मॉल डिवाइस दैट फिट इनसाइड द वॉर्म, के यूट्रस में फिट करते हैं। वेरी इफेक्टिव, कीप्स वर्किंग अप टू 10, मैंने कहा ना 5 साल तक तो श्योर है बिल्कुल। उसके बाद डॉक्टर को चेक कराना पड़ता है कि भाई ये डिवाइस कहीं मिसप्लेस तो नहीं हो गया। इसमें जो धागा, आप बोलोगे इसमें थ्रेड क्यों निकला, जैसे हमने आपको देखा होगा, अपने एक थ्रेड है इसमें के, देख रहे हैं आप, धागा दिखाई पड़ा, आप बोले सर थ्रेड क्यों निकला है इसमें। थ्रेड जो है ये यूट्रस, देखो डिवाइस तो यूट्रस में फिट होती है पर ये थ्रेड का एक हिस्सा जो है ना वो वजाइना में आता है, ताकि फीमेल को ये पता चलता रहे कि ये डिवाइस निकल तो नहीं गया, ये डिवाइस प्रेजेंट है या नहीं है। तो डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं कि आप कुछ समय के बाद में जो है वो थ्रेड को महसूस कर लीजिए, एक बार आप जो है वो फिंगर से थ्रेड को देख लीजिए कि थ्रेड वहां प्रेजेंट है या नहीं है। क्लियर? ठीक है, अब मान लो बच्चा चाहिए किसी कपल को, तो उसने कहा भाई देखो, उसने पहले बच्चे के जन्म के बाद उसने कॉपर टी लगवाया, 4 साल हो गया अब उसको, अब उसने कहा कि भाई हमको एक बच्चा और चाहिए हमको, तो अब डॉक्टर के पास जाके इस डिवाइस को फिर से रिमूव कर दिया जाएगा, कुछ समय के बाद फिर से फर्टिलिटी नॉर्मल हो जाएगा। तो इट इज वेरी सेफ, माइट इंक्रीज मेंस्ट्रुअल ब्लीड। अब देखो इसका एक साइड इफेक्ट, अब कोई पूछता है कॉपर टी का साइड इफेक्ट क्या होता है या आईयूडी का साइड इफेक्ट क्या होता है, तो मैंने तो खुद मेडिकल प्रैक्टिस में देखा कि आईयूडी का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट मैंने देखा है वो होता है यूट्राइन क्रैम्प्स। अब यूट्रस में कोई बाहर का डिवाइस आ गया है तो वो यूट्रस जो है वो कई बार कांटेक्ट करके उसको निकालने की कोशिश करता है, यूट्राइन क्रैम्प्स होते हैं। तो हम पेशेंट को समझा देते हैं कि देखो थोड़ा क्रैम्पिंग लगेगा इसमें, तो आप घबराना बिल्कुल मत, कि आप सोचना मत कि कुछ हो गया आपको। ठीक है, ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन लेना, क्रैम्प को कम करेंगे ये, पर ये लगेगा जब तक यूट्रस की हैबिट में वो चीज नहीं आ जाएगी। ठीक है ना, ठीक। इसके अलावा कई बार मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्यों बढ़ जाती है कि यूट्रस जो है वो उसको लगता है कि एक बाहरी बॉडी प्रेजेंट है, तो ब्लीडिंग के साथ में वो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होता ताकि कि वो हिस्सा जो इरिटेशन है वो बाहर निकल जाए, परंतु ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि डिवाइस का साइज जैसा होता है, जैसे फिट होती है डिवाइस वो, तो इतनी आसानी से वो निकलती नहीं है वो। ठीक है, ठीक।
परंतु एक डिसएडवांटेज है कि इसका कोई फायदा नहीं है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने में, क्योंकि ये इसमें मेल और फीमेल सिक्रेशन तो संपर्क में आएंगे ना, यानी पेनाइल सिक्रेशन और वजाइनल सिक्रेशन संपर्क में आएंगे, क्योंकि कोई बैरियर तो है नहीं है प्रेजेंट यहां पे। तो इसलिए हमेशा ये डिवाइस का रिकमेंडेशन हमेशा किसको होता है, ये मैरिड कपल को होता है, मैरिड कपल को होता है, ठीक है। जो मैरिड कपल्स हैं वो इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो है पार्टनर जो है वो देयर इज ए डेडिकेटेड लॉयल पार्टनर है वहां पे। लेकिन जो लोग जो है वो जो अपने पार्टनर के प्रति लॉयल नहीं है, जो लोग अलग अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, दे कैन नॉट यूज दिस मेथड, क्योंकि वैसी कंडीशन में जो है वो एसटीडी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। देन आईयूडी की बात करते, अब आईयूडी को हमने भी क्या किया, हमने आईयूडी को 3 जनरेशन में बांट लिया हमने, जो एनसीईआरटी में लिखा उसी को थोड़ा सा हमने इन्फॉर्मेशन को थोड़ा आगे लेके गए हमके। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की 3 जनरेशन है। सबसे पहली जनरेशन है वो है नॉन मेडिकेटेड के, ऐसी डिवाइसेस जिनमें मेडिसिन नहीं होता है के, ये पॉलीथाइलिन की बनी होती है, पॉलीमर की बनी होती है, लूप हुआ, ठीक है, लिप्पे लूप जो हमने कहा ना, लिप्पे लूप जो हमने पढ़ा देखा था, लिप्पे लूप हुआ, ठीक है, स्प्रिंग हुए, बॉस हुए, वैसे होता है। तो ये क्या होती है, ये सिर्फ और सिर्फ इरिटेशन, यानी यूट्रस में सिर्फ ये इरिटेशन करती है, फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती है, बाकी कॉपर रिलीज नहीं कर सकती है, हार्मोन रिलीज नहीं कर सकती है। सेकंड जनरेशन आईओडी होता है कॉपर टी, ठीक है, कॉपर कंटेंट डिवाइस होती है बेटा, और ये जो होती है ये इनमें कॉपर जो है प्लास्टिक की शीट के ऊपर कॉपर होता है, और ये कॉपर 7 कॉपर T200 के नाम से आती है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये क्यूप्रिक आयन को, कॉपर आयन को रिलीज, क्यूप्रस और क्यूप्रिक आयन को रिलीज करती है, और ये कॉपर के जो आयन होते हैं ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते हैं और फर्टिलाइजेशन के चांसेस को काफी कम करते हैं, ठीक है। थर्ड जनरेशन आईओडी जो होते हैं वे भी टी शेप के होते हैं, और इनमें लेकिन हार्मोन भरा होता है, ये फील्ड में धक्के इनके अंदर हार्मोन भरा होता है। तो बेसिकली क्या करते हैं ये जो है वो यूट्रस में धीमे धीमे हार्मोन को रिलीज करते हैं और यूट्रस के इन्वायरमेंट को अनसूटेबल करते हैं इंप्लांटेशन के, यानी दे मेक, 2 काम करते हैं। एक तो स्पर्म को जो है यूट्रस के अंदर जो है इन्वायरमेंट ऐसा कर देते हैं जिससे कि इंप्लांटेशन नहीं होगा। अब देखो जैसे इस डिवाइस को डालेंगे, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी को डालेंगे तो इरिटेशन तो होगा, तो जो फेगोसाइटोसिस की एक्टिविटी है वो तो होगी, ठीक है। जो हार्मोन्स वहां पे निकलेंगे वो यूट्रस का इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज कर देंगे और जिसके कारण इंप्लांटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए, दी हार्मोन रिलीजिंग आईओडी in addition make the uterus unsuitable for implantation and cervix hostile for the sperm के, मतलब अब जो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी होते हैं वे हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं और यूट्रस के अंदर ऐसे चेंजेस कर देते हैं जिसके चलते इंप्लांटेशन पॉसिबल नहीं होता है, और सर्विक्स के अंदर भी वो हार्मोन का असर होता है जिसके कारण स्पर्म जो है सीमेन प्रॉपरली इंटर जो है वो यूट्रस में नहीं कर पाता है, ठीक है। IUD intrauterine devices are ideal contraceptive for the female who want to delay pregnancy and especially मैंने क्या कहा आपसे के, मतलब this method cannot, एक जो है वो अनमैरिड गर्ल है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने देखिए सोसाइटी में सब प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं, तो मैंने कहा यदि एक अनमैरिड गर्ल है, ठीक है, तो अब इसको आप जो है नैतिक तौर पे मोरली जज मत कीजिएगा इस चीज को बेटा, क्योंकि ये मैं बिल्कुल एकदम ओपनली बात कर रहा हूं। तो कई बार क्या होता है देर में भी पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा इंसिडेंस है इसके चलते जो है वो मान लीजिए, अब देखिए कि देयर आर हम बात करें मेट्रोपॉलिटन कल्चर की बात करें तो आप जानते भी हैं कि आप तो नई जनरेशन के लोग हैं तो आप जानते भी हैं कि देयर आर, अब इसको देखो मैं वही कहता हूं आपसे कि हम लोग वी आर नोबडी टू जज दीज थिंग्स, ठीक ना। लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, स्पेशली हम देखें हायर सोसाइटीज में आपको ये बड़ा कॉमन देखने मिलेगा, तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर तो वो कोई ना कोई मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली वैसे कपल्स जो होते हैं वो बैरियर मेथड का इस्तेमाल करते हैं या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कॉपर टी हमेशा वहां यूज की जाती है जहां प्रेगनेंसी में गैप रखना हो, जहां पे जो है वो प्रेगनेंसी में जो है वो डिले करना हो या जो है वो चिल्ड्रंस में गैप रखना हो, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है जनरली, ठीक है ना, क्लियर। मतलब एज पर देखिए हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं उसके लिए, और जो है स्पेशल, अब देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक न्यूली मैरिड गर्ल में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन चूंकि क्या होता है, चूंकि ये स्पर्म में इरिटेशन करता है, स्पर्म का इन्वायरमेंट चेंज करता है, फेगोसाइटोसिस को बढ़ाता है, तो मान लीजिए कल को जो है वो जब इनिशियली यदि उसको कई बार यूट्रस में किस प्रकार रिस्पॉन्ड करेगा वो
हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मालूम है हमको, ठीक है, लेकिन तब भी क्या होता है कि सेफर साइड डॉक्टर बोलता है कि भाई तुम कोई और मेथड इस्तेमाल कर लो, इसके बाद जब एक बच्चा हो जाएगा उसके बाद इस मेथड का हम इस्तेमाल करने देंगे, पर कर सकते हैं इस्तेमाल, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ये चीज क्या लिखा है इसमें, डिले इन प्रेगनेंसी और स्पेशल के प्रेगनेंसी को डिले करना है या बच्चों में गैप रखना है तो इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, ठीक, तो कंफ्यूज मत करना बेटा इससे ना। मैंने क्या बताया, देखो एज ए डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मेथड होती है ना, तो जब कभी कॉन्ट्रासेप्शन हमेशा डॉक्टर से डिस्कस किया जाता है, डॉक्टर आपके सामने सारे ऑप्शन रखता है, डॉक्टर पूरा समझता है कि आपका क्या दिनचर्या है, किस तरह का आपका एक्टिविटी है, फिर उसके बाद वो ऑप्शन आपको सजेस्ट करता है, ठीक है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, कि इंडिया में सबसे अधिक एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जो है वो है आईयूडी का इस्तेमाल, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का इस्तेमाल, ठीक है। देन कम टू दी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में होता क्या है, ठीक है, यदि हम ओसीडी की बात करें, हम जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओसीपी की हम बात करें, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, इनमें हार्मोन्स होते हैं बेटा, ठीक है। कौन से हार्मोन होते हैं, अरे भाई सिंपल सी बात है कि ये वही हार्मोन होंगे जो ओवुलेशन को सप्रेस करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखिए ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल, ठीक है। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड हेंस पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स, जिनको हम बोलते हैं ओसीपी बोलते हैं या केवल पिल्स कहते हैं, ठीक है। देखिए इनमें कौन सा हार्मोन होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, इनमें प्रोजेस्टेरोन होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जब होगा तब तक वो ओवुलेशन को रोक के रखेगा, प्रोजेस्टेरोन ठीक है, तो ओवुलेशन को नहीं होने देगा उठ के, तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो होगा इसमें, या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, हम प्रोजेस्टेरोन अकेला होगा तो हम प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं, या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. क्या पिल्स को एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में तकरीबन 21 डेज के लिए लिया जाता है यहां पर, और इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5 दिन के अंदर इसको शुरू किया जाता है लेना के। अब आप बोलेंगे ऐसे तो पेशेंट भूल जाएगी, जो लेडी है वो भूल जाएगी, 28 डेज का साइकिल होता है, तो कुछ पिल्स है ना, पिल्स पूरी महीने भर की होती है, 28 पिल्स पूरी होती हैं, कुछ केवल खाली पिल्स होती हैं जिनमें कोई केमिकल नहीं होता, प्लेसिबो बोलते हैं, ठीक है, ताकि व्यक्ति को याद रहे कि उसने किन दिनों पिल्स लिए, वो भूल ना जाए उठ के, एक पत्ता खत्म होगा अगला पत्ता लेना शुरू कर दिया, यदि ऐसे 21 डेज के बाद 7 दिन गैप रहेगा तो वह व्यक्ति भूल जाएगा उसमें, ठीक है। तो इसीलिए वो गैप वाले दिन में खाली पिल्स रखे जाते हैं, ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं। गौर से देखिए कि आपके सामने एक फोटोग्राफ है, इसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को हम देख रहे हैं, तो आप देखिए कितने पिल्स हैं आपके, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 3, ये 21 पिल्स है इसमें। इन 21 पिल्स के अंदर हार्मोन प्रेजेंट है। फिर आप देख रहे हैं ये 7 पिल के हैं, ये 7 पिल जो है वो ऐसे हैं जिनमें हार्मोन नहीं है, और बाकायदा इन पिल्स को भी सीक्वेंस के साथ लेना पड़ता है कि इनमें भी हार्मोन का डोज वेरी करता है, सीक्वेंस के साथ में लेना पड़ता है। कहां शुरू किया, बिगिनिंग कहां से किया, देखिए यहां से बिगिनिंग किया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 ऐसे करके जो है वो दिन काउंट किए जाते हैं, ताकि ना कि कौन सा पिल मिस हुआ है, क्या भूल गए, ये याद रख के, ठीक। आफ्टर ए गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन, करके 7 डे गैप जिस समय मेंस्ट्रुएशन हो रहा है उस समय की बात छोड़ के, इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन, के जब तक फीमेल कंसेप्शन करना नहीं चाहे तब तक इन पिल्स को कंटिन्यू किया जाता है, और मेंस्ट्रुएशन के समय जो है वो 7 डेज का या तो गैप रख सकते हैं या वो प्लेसिबो पिल्स को यहां पे लिया जाता है, ठीक है ना। कैसे काम करती है पिल्स, दे इनहिबिट ओवुलेशन, क्योंकि देखिए प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट है इसके अंदर, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, वो इनहिबिट करता है किसको, वो इनहिबिट करता है किसको, ओवुलेशन को, के इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट द रिटार्ड एंट्री ऑफ द स्पर्म, के। तो अब इसका काम कैसे होता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन होता है, जब प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट रहेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन में तो ये क्या करेगा, ये एक तो ओवुलेशन को सप्रेस करेगा, दूसरा सर्वाइकल म्यूकस बनाएगा, सर्विक्स के अंदर जो है वो सिक्रेशन बढ़ जाएगा, वो सिक्रेशन से एक म्यूकस लेयर बनेगा, और वो म्यूकस एक कैप के समान सर्विक्स को बंद कर देगा, तो सीमेन अंदर नहीं आ पाएगा यहां पे, ठीक है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट एंड वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल, के, और ये पिल्स जो है वो काफी अधिक इफेक्टिव होती हैं, और ये जो है वो इनके बहुत मामूली से साइड इफेक्ट होते हैं, हल्का सा नौजिया किसी शुरुआत में, और वो साइड इफेक्ट भी इनिशियली शुरुआती दिनों में होते हैं, बाद में साइड इफेक्ट होना भी बंद हो जाते हैं, ठीक है।
देखिए आप दिन तक लिखे हुए हैं इनमें, किस दिन लिया, ताकि भूल ना जाए कोई व्यक्ति। सरकारी अस्पतालों में जो पिल्स मिलती हैं उनमें तो हिंदी में भी लिखा होता है, साउथ में भी लिखे तो साउथ में जो है वो आपका जो भी तमिल है वो भाषा में भी लिखा होता है। सहेली के ऊपर बात किया था हमने। सहेली एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है बेटा फीमेल्स में, जो कि नॉन स्टेरॉइडल पिल होती है। इसमें आपके स्टेरॉइडल हार्मोन नहीं होता है इसके अंदर। ये वंस इन ए वीक पिल है कि इसके भी साइड इफेक्ट काफी कम है, और ये एक सप्ताह में एक ही बार लेनी होती है कि इसको रोज रोज नहीं लेना पड़ता है। तो डॉक्टर क्या बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि तुमको इस पिल को लेना, गोली को लेना है एवरी संडे, हर संडे लीजिए, याद रहेगा। रविवार को गोली लेना है, याद रहेगा, ठीक है। तो एक दिन है, वंस इन ए वीक पिल, तो एक दिन का, एक सप्ताह का एक दिन बना लिया फिक्स, उस दिन लिया के। और इसके अंदर केमिकल क्या होता है, इसके अंदर सेंट क्रोमेन केमिकल होता है, ऑर्मोक्सिफिलिन के। तो सेंट क्रोमेन जो है वो इसके अंदर पाया जाता है कि वंस इन ए वीक पिल होती है। सीडीआरए लखनऊ ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। इट इज बेस्ट नोन एज नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव विच इज टेकन वंस पर वीक, ठीक है। इंडिया में ऑर्मेलोक्सिफिन हैज बीन अवेलेबल एज बर्थ कंट्रोल सिंस अर्ली 1990s, ठीक है ना, 1990 के आसपास से अवेलेबल थी, 90s से। एंड इट वाज मार्केटेड देयर अंडर द ट्रेड नेम सहेलिट के। आज प्रेजेंट गवर्नमेंट 2020 में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट इस पिल को प्रमोट कर रही है बकायदा के, यानी होर्डिंग्स पोस्टर के थ्रू गांव तक सूचना पहुंचाती है। आज इस पिल का जो नाम है, सरकार ने इस पिल को जिस नाम से लॉन्च किया उसका नाम है छाया, भूलिएगा मत कि ना, छाया नाम से, यानी इसका जो ट्रेड, जब ये खोजी गई थी, जब ये पॉपुलर हुई थी, इसका जो ट्रेड नेम है, जो इसका व्यावसायिक नाम है वो इसका सहेली है। और सरकार ने, गवर्नमेंट ने इस पिल को जो है अपने को जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर डाला, पीडीएस के अंदर डाला, उसने पब्लिक हेल्थ का सिस्टम के अंदर डाला उन्होंने, और पब्लिक को उन्होंने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कराया। इसका नाम है छाया नाम से, ठीक है। इट इज यूज्ड एज एट ए डोज ऑफ 30 mg वंस इन ए वीक के। इसका डोज 30 mg वंस इन ए वीक होता है, लेकिन शुरुआत में जो है वो इसको जो है वो एक वीक में 2 बार दिया जाता है, कुछ 12 वीक तक, ताकि ये पिल की केमिकल का लेवल ब्लड में बढ़ जाए, और उसके बाद फिर वंस इन ए वीक इसको दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अब और क्या तरीका है, तो कई बड़े इनोवेटिव तरीके। ऐसा है तरीका है कि जैसे एक इंप्लांट होता है, एक छोटा सा इंप्लांट होता है बॉडी के अंदर लगाने वाला हिस्सा होगा, इक्विपमेंट होगा, बॉडी के अंदर फिट कर दीजिए, धीमे धीमे वो हार्मोन को रिलीज करेगा और फर्टिलाइजेशन को इम्पॉसिबल कर देगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा प्रोजेस्टेरॉन एलोन, अकेला प्रोजेस्टेरॉन, या इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शन और इम्प्लांट। इंजेक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं, इम्प्लांट के रूप में यूज कर सकते हैं। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड इज मच लॉन्गर के। अब देखिए, गोली रोज खानी पड़ती है, ठीक है, पिल्स रोज खानी पड़ती हैं, तो पिल के मिस होने की संभावना तब भी होती है। लेकिन यदि एक बार बॉडी में इंप्लांट करा लिया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हाथ में दिखाई पड़ा आपको, सबडर्मल इंप्लांट के, यानी इंप्लांट को इसके जो कहां लगाते हैं, जनरली इसको लगाते हैं कि जो आर्म होती है, जो आपकी भुजा होती है, जो आपका अपर आर्म है, यहां पर जो है स्किन के नीचे इसको फिट कर देके सबडर्मल, और धीमे धीमे इससे हार्मोन निकलता रहता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन से रिलीज होता रहता है इसमें, और जो हार्मोन के लेवल को बॉडी में चेंज करता है और ये ओवुलेशन को रोक कर रखता है, ठीक है। जैसे आप देखिए नेक्स्ट प्लेनॉन के नाम से मार्केट में अवेलेबल 68 mg इंप्लांट, धीमे धीमे जो है वो हार्मोन को वो रिलीज करता है। देख रहे हैं आप, ये क्या इंप्लांट है, इंप्लांट ये है बेटा, दिखाई पड़ा आपको, ये दिस इज द इंप्लांट, देख रहे हैं आप, ये है। और जो आप देख रहे हैं वो मशीन है, इंप्लांट करने के लिए एक मशीन है, वो है ऊपर, ठीक है। कैसे इसको इंप्लांट करना, पूरा किट ये अवेलेबल होता है, ठीक है, ठीक, देखिए है ना, आपको हाथ में लिखे दिखाया कि इंप्लांट किस तरह का होता है, ठीक है बेटा। आज के लेक्चर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडी within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive के। एक होते हैं बेटा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, होते हैं ईसीपी बोलते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को जो है कब लिया जाता है, मान लीजिए कि प्रोटेक्टेड सेक्स हुआ, ठीक है ना, जहां पे जो है प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं ले पाए, या किसी कभी जो है इसका इस्तेमाल जो है वो रेप केसेस में भी किया जाता है, सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में भी किया जाता है। तो वैसी कंडीशन में अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए क्वाइटस के 72 आवर्स के अंदर, 72 घंटे के अंदर इन गोली को लेना पड़ता है। इसके बाद लेंगे तो इफेक्ट नहीं होगा, 72 आवर्स के अंदर लेना पड़ता है, विद इन दी 72 आवर ऑफ क्वाइटस। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कब इफेक्टिव होता है, जब इसको जो है क्वाइटस के 72 आवर्स के अंदर लिया जाए, ठीक है। और
इससे प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होती। और इसमें क्या होता है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इसके अंदर होता है। मार्केट में ये आई पिल के नाम से, अनवांटेड 72 के नाम से अवेलेबल है, के अनवांटेड 72 हुआ, आई पिल हुआ, ये इसके ब्रांड नेम, इस नाम से ये अवेलेबल है, ठीक है। ठीक है, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को हम मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहते हैं ये, लेकिन इनका एक साइड इफेक्ट होता है कि इनसे इरेगुलर पीरियड हो जाते हैं इनसे, ये एक सिंगल टैबलेट होती है जो पीरियड्स को जो वास्तव में जो है लेने के बाद ये झट से जो है वो जो है जो ये प्रेगनेंसी को रोकती, कॉन्सेप्शन को जो है इम्पॉसिबल करती है। तो ये इनका हम इस्तेमाल जो है वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के रूप में करते हैं। कभी कभी जो है वो आईयूडी का ऐसा होता है कि मान लीजिए 72 आवर निकल गया, अब क्या करें, तो वैसी कंडीशन में फिर क्या होता है, डॉक्टर से सलाह ली जाती, तो फिर डॉक्टर आईयूडी इंसर्ट कर देती, क्योंकि इंट्रायूट्राइन डिवाइस दे आल्सो वर्क एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है ना, उसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, फिर लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल के जो केमिकल होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, जो केमिकल होता है वो लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल केमिकल इसमें होता है। ठीक है ना बेटा, क्लियर? ठीक, चलिए फिर आते हैं हम सर्जिकल मेथड की बात करते हैं। अभी देखिए, अभी क्या क्या मेथड देखा हमने, अभी हमने क्या क्या मेथड देखा, हमने देखा नेचुरल मेथड देखा। नेचुरल मेथड में क्या देखा बेटा, हमने पीरियडिक एब्स्टिनेंस को देखा, हमने क्वाइटस इंटरप्टस को देखा, हमने लैक्टेशनल एमेनोरिया को देखा, हमने फिर बैरियर मेथड में क्या देखा, हमने मेल और फीमेल कॉन्डोम्स को देखा, हमने डायफ्राम को देखा, हमने कैप को देखा, हमने वॉल्ट को देखा, हमने स्पर्मिसाइडल जेलीज को देखा, हमने, ठीक है ना, फिर हमने इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को देखा, हमने जो है वो नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस की बात किया, हमने लिपेलूप को देखा, हमने जो है कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस की बात किया, हमने कॉपर टी की बात किया, हमने के फिर हमने जो है हार्मोनल रिलीजिंग डिवाइसेस की बात किया, LNG-20 का बात किया, प्रोजेस्टेरोन सर्ट का बात किया हमने के, फिर उसके बाद क्या देखा हमने, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को देखा हमने, फिर हमने इंप्लांट्स को देखा हमने, फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को देखा हमने। लेकिन एक कपल चाहता है कि भैया देखो हमारे जो बच्चे थे वो होना हो गए, अब हमको बच्चा नहीं चाहिए, फाइनली वी डिसाइडेड के, तो दो तरीके होते हैं, या तो फीमेल का ट्यूबेक्टॉमी कर दें, यानी उसका फेलोपियन ट्यूब जो है वो कट कर दें उसका और बांध दें उसको, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो है वो ओवम और स्पर्म आपस में मिल नहीं पाएंगे। या सिंपल तरीका है, दूसरा तरीका ये कि वॉसेक्टॉमी कर दें, मेल का वास्ट डिफरेंस काट दें, इसके चलते उसके सीमेन के अंदर स्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा फिर, ठीक है। ये होती सर्जिकल, परमानेंट होता है ये मेथड, ठीक है ना। ठीक, क्या लिखा लिखते हैं, सर्जिकल मेथड को हम जो है वो ऑल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। और अब ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड ठीक नहीं है, एक्चुअली एनसीईआरटी ने इस वर्ड को लिखा हुआ है, बट दिस इज नॉट द राइट वर्ड के स्टरलाइजेशन, क्योंकि स्टरलाइजेशन वर्ड इज अ डिफरेंट वर्ड के, ये थोड़ा वर्ड ठीक नहीं है इसमें, मेडिकल कॉलेज में ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर एनसीईआरटी में लिखा इसलिए यहां पे ले लिया हमने इसको। जनरली एडवाइस फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर एज टर्मिनल मेथड ऑफ टू प्रिवेंट एनी प्रेगनेंसीज, क्या सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट कंसेप्शन, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मेल में वॉसेक्टॉमी करते हैं, फीमेल में ट्यूबेक्टॉमी करते हैं। वॉसेक्टॉमी में मैंने बताया था वॉस डिफरेंस का छोटा भाग काट देते हैं इसको और उसको टाइड अप कर लेते हैं। इसके चलते क्या होता है, इसके चलते जो है वो सीमेन के अंदर स्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ट्यूबेक्टॉमी में क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब का एक हिस्सा हम काट देते हैं, उसको बांध देते हैं। इसके चलते क्या होता है कि जो ओवम रिलीज होता है फेलोपियन ट्यूब से वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है और फर्टिलाइज और स्पर्म जो है वो ओवम तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। ये टेक्निक हाईली इफेक्टिव होती हैं, लेकिन इनकी रिवर्सिबिलिटी करना बड़ा मुश्किल है। यदि आप एक फीमेल ने मान लो ट्यूबेक्टॉमी करा लिया और उसके बाद उसने सोचा कि मुझे जो है आप दोबारा बच्चा चाहिए मुझे, तो वैसे में ट्यूब को कनेक्ट करने के बाद ट्यूब कितना इफेक्टिवली काम करेगा, ये सब चीजें बड़ी ट्रिकी होती है। और ऐसा है आज भी मैं कह दूं आपको कि देयर आर फ्यू डॉक्टर्स जो ट्यूबेक्टॉमी के बाद में ट्यूब को ठीक भी कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तब भी उसमें जो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी वो कम हो जाता है, उसमें काफी कम हो जाता है, तो कुछ ज्यादा फायदा उससे मिलता नहीं है। रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, ठीक है, क्लियर। तो आप देख रहे हैं वॉसेक्टॉमी देख रहे हैं, देन आप ट्यूबेक्टॉमी देख रहे हैं। वॉसेक्टॉमी में क्या किया, वास्ट डिफरेंस को टाइट किया, कट कर दिया, और ट्यूबेक्टॉमी में जो है फेलोपियन ट्यूब को टाइट किया और कट कर दिया उसको, ठीक है ना, क्लियर। ट्यूबेक्टॉमी सिंपल सी बात है, फेलोपियन ट्यूब फीमेल में है तो ट्यूबेक्टॉमी फीमेल में होगा, वास्ट डिफरेंस मेल में है तो वॉसेक्टॉमी किस में होगा, मेल के अंदर होगा, क्लियर, ठीक है। It need to be emphasized that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professional। के देखिए बकायदा कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करने से पहले, स्पेशली नेचुरल मेथड की बात करें तो उसके लिए भी साइंटिफिक नॉलेज का होना जरूरी है, ठीक है।
बैरियर मेथड का इस्तेमाल व्यक्ति खुद कर सकता है, लेकिन जिसे मान लीजिए कॉपर टी की बात करें, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की बात करें, हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करें, इम्प्लांट्स की बात करें हम, ठीक है, तो जितने ये डिवाइसेस हैं इनके लिए जो है वो डॉक्टर का ओपिनियन लेना जरूरी होता है। और एक कपल यदि चाहता है कि उसको जो है बच्चे अभी नहीं चाहिए उसको, तो बेटर टू कंसल्ट विद डॉक्टर। डॉक्टर विल फाइंड द बेस्ट ऑप्शन कि क्या आपके जो है नीड को समझकर वो बेस्ट ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। One must also remember that contraceptive are not regular requirement for the maintenance of the reproductive health के बात ध्यान रखना है हमको के देखिए in fact there are practices against a natural reproductive event conception pregnancy, ठीक है। देखिए एक बात हमें क्लियर होना चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव की हर समय रिक्वायरमेंट नहीं होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। देयर आर सम टाइम कि एक कपल वांट अ बेबी, तब जो है तब ये मेथड इस्तेमाल नहीं की जाती है यहाँ पे के। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट कंसेप्शन प्रेगनेंसी के लिए इसका यूज करते हैं। वन इज फोर्स्ड टू यूज दिस मेथड आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और डिलेट और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू द पर्सनल रीजन के, ठीक है। मतलब इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ये व्यक्ति के अपने कारण है कि उसको जो है वो जो बच्चे प्रेगनेंसी को डिले करना है, बच्चे के बीच में गैप रखना है, कि सरकार इसके लिए एजुकेट करती है, परंतु ये बहुत अधिक काफी हद तक ये पर्सनल चॉइस भी होती है व्यक्ति की, ठीक है ना। नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दिस मेथड हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। हाउएवर देयर पॉसिबल ill effects like nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding, or even breast cancer, though are not very significant, should not be totally ignored. क्या बीच में एक स्टडी आया जिसमें क्या आया कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यदि लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा भी होता है। हालांकि कई सारी मेडिकल रिसर्च हुई, इसके बाद सामने आया कि नहीं, ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस इस बात का नहीं है, ठीक है। लेकिन तब भी हम इसको, यदि मान लीजिए मैं कहता हूं आपसे कि आपने ट्रायल किया, बहुत सारे लोगों पे, अधिकांश में नहीं हुआ, लेकिन यदि कुछ में भी हुआ है तो देयर में भी सर्टेन चांसेस, कुछ ना कुछ रिस्क तो इन्वॉल्व है उसके अंदर के। फिर सबसे मैंने जो देखा है कि जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की बात करें, हम इम्प्लांट की बात करें, तो मैंने खुद प्रैक्टिस में देखा है कि सबसे बड़ी समस्या होती है ब्लीडिंग, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंसेस के दौरान ब्लीडिंग बढ़ जाता है, ठीक है। एक या दो बार, 2 महीने 4 महीने तो फीमेल को आप समझाते हैं, उनको आप एडजस्ट करते हैं, उसके बाद जब नहीं कंट्रोल होता है तो कई बार वैसी डिवाइसेस को विड्रॉल करना पड़ता है, उन्हें निकालना भी पड़ता है, ठीक है। फिर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं उनमें एब्डोमिनल पेन का होना, नॉजिया का होना, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग का होना, वो सब चीजें बड़ी कॉमन थी। कई लोगों को बड़ा यूनिक चीज मैंने देखा, जो नहीं लिखा एनसीईआरटी में, वो देखा मैंने कि उनको सेंस ऑफ स्मेल जो है वो उनका बिगड़ जाता है कई बार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने पे, के सुगंध आना बंद जाती है या अजीब सी गंध आने लगती है उनको, के ये भी एक साइड इफेक्ट होता है जो प्रैक्टिस से मैंने देखा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करते हैं कि अब ये क्या चीज है बेटा, के देखो सिंपल सी बात है कि हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करते हैं, जिसके लिए बाकायदा सरकार ने एक्ट को जो है वो, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एक्ट को जो है वो इंप्रूव भी किया उसको के। यानी देखिए जो सबसे लेटेस्ट जो एक्ट है वो हमने कहा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017, उसमें अमेंड किया गया, क्या ठीक है। 1971 में पहली बार ये एक्ट आया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का एक्ट सबसे पहले कब आया था, 1971 में आया, ठीक है, जिसको जो है 2017 में अमेंड किया गया। was enacted by the government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity के। आपको बता दूं मैं कि बीच में मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, तो मैंने एक क्लिनिक के मैंने बड़े विज्ञापन देखे थे, बहुत पुरानी बात है कि मैरी स्टॉप्स क्लिनिक करके बड़ा एड चला करता था एक जमाने में, पता नहीं अभी क्या क्या हाल है उसका, लेकिन ये है कि वो क्लिनिक जो थे उस जमाने में, अभी का नहीं बोल रहा मैं, उस जमाने में ऐसा सुनने में आता था, हमको मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बताया करते थे कि उस जमाने में कि वो जो क्लिनिक्स हैं वहां पर प्रॉपर डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, एंड दे आर प्रमोटिंग दोस क्लिनिक। यदि एबॉर्शन कराना हो तो इस क्लिनिक में चुपचाप से जाइए, एबॉर्शन कर देंगे। वहां पे प्रॉपर ट्रेंड डॉक्टर भी नहीं थे, प्रॉपर ट्रेंड नर्स भी नहीं थी के, और वो मेडिसिन देकर, ठीक है, सक्शन इवैक्यूएशन करके जो किसी अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का है तो उस समय मेडिसिन दे दिया, एबॉर्शन करा दिया, ठीक है, उससे एडवांस हो चुका है तो वैसे में फिर क्या करना पड़ता है, फिर वैसे में जो है वो सक्शन करना पड़ता है, फीटस को जो है वो अंदर से निकालना पड़ता है, छोटे छोटे टुकड़े में उसको निकालना पड़ता है, पेशेंट को बेहोश करके, जनरल एनेस्थीसिया देके।
तो ये सब तो इसमें कई बार क्या होता है, कई बार यदि अनट्रेंड डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर ट्रेंड नहीं है या डॉक्टर ही नहीं है, भाई डॉक्टर होगा तो ट्रेंड होगा, जाहिर सी बात, जो डॉक्टर कर रहा है वो ट्रेंड डॉक्टर होगा। कि अनट्रेंड कोई व्यक्ति है, क्वैक है, ठीक है, कोई व्यक्ति इसने थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लिया, काम शुरू कर दिया, तो वैसे में माँ में जो लेडी है उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग होने पर कई बार जो है वो सीवियर हैमरेजिक कंडीशन होने पर उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो सरकार ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा है कि फीमेल इन्फॉन्टिसाइड को रोकना है हमें, कि हमें जो है वो ऐसा ना हो कि जो लोग पता लगा ले सोनोग्राफी के थ्रू। देखिए हर जगह पर एमनियोसेंटेसिस अवेलेबल नहीं है, पर सोनोग्राफी मशीन हर जगह अवेलेबल है। तो किसी प्रकार से कोई जुगाड़ लगा के, पता लगा के, सेटिंग करके किसी से उन्होंने मान लो सोनोग्राफी करके पता लगा लिया कि भाई लड़की है, तो वैसे में कहीं वो एबॉर्शन अपने आप से ना करवा लें, उठ के एमटीपी ना करा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ना करा लें, तो उसके लिए सरकार ने सख्त नियम बनाए, ठीक है। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ए प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड और ऑन सर्टेन कंसिडर्ड ग्राउंड। के एक प्रेगनेंसी को आप देखिए, सरकार बोलती है कि यदि एक प्रेगनेंसी भी है, जो बच्चा फीटस है, उस पर वो भी एक इंडिविजुअल नागरिक के समान ट्रीट किया जाएगा, कि उसको भी एक सिटीजन के समान ट्रीट किया जाएगा, उसकी लेकिन कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला चाहे तो उसका 7 मंथ का फीटस है और वो चाहे कि मैं इसको मार दूं, गैर कानूनी है, वो कानून की दृष्टि में वो अपराध है, ठीक है। तो सरकार ने कहा कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, किस ग्राउंड पे, विथ इन दी फर्स्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी ऑन दी ओपन ऑफ वन रजिस्टर्ड डॉक्टर के। यानी सबसे सेफर साइड, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सबसे सेफर साइड कब होता है, तब होता है जब पहले 12 वीक, फर्स्ट 12 वीक के, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले ट्राइमेस्टर के दौरान मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को एक डॉक्टर से सलाह लेकर, डॉक्टर की सलाह की जरूरत तब भी पड़ेगी, कि बगैर डॉक्टर की सलाह के आप नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर को भी सलाह देने के पहले डॉक्टर को पर्चे पे लिखना पड़ेगा कि व्हाई ही इज रिकमेंडेड, क्यों रिकमेंड कर रहा है। अब उसके लिए भी कंडीशन है, हम देखते बात करते हैं आगे के। यदि प्रेगनेंसी जो है वो 12 वीक से अधिक का हो चुका है, 24 वीक से कम का है, मतलब पहला ट्राइमेस्टर क्रॉस हो चुका है, दूसरा ट्राइमेस्टर जो है वो चल रहा है, के थर्ड नहीं तक नहीं पहुंचा, मतलब 24 वीक से पहले है लेकिन 12 वीक से अधिक है, तो वैसे में 2 डॉक्टर का ओपिनियन लगेगा, के 2 डॉक्टर का ओपिनियन। और इसमें भी एक रूल के समान ऐसा है कि कोर्ट कहता है कि भैया एक डॉक्टर उसमें से जो है वो गायनिक का लेडी डॉक्टर होना चाहिए, जानने वाला, के। तो ये बात है कि पर 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का यहां पे ओपिनियन लगेगा, और इसके बाद वो दोनों इंडिपेंडेंटली लिख कर देंगे, तब जाकर वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, के। अब उसके ग्राउंड क्या है, डॉक्टर भी ऐसा नहीं कि आपने कहा कि डॉक्टर को, भाई डॉक्टर गीतेंद्र को हम जानते हैं, किसी ने बोला कि भाई उनके पास चले जाइए, वो लिख देंगे, ठीक है। उन्होंने बताया था कि हमको तो, आपको तो सर बहुत लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, इसने बोला उसने बोला, आप लिख दो। नहीं, डॉक्टर की कलम चली, मतलब कानून के आपने आपकी कलम से लिखा, मतलब आप आ गए कानून के दायरे में, कि आपने क्यों लिखा, डॉक्टर भी बराबर का भागीदार बन गया फिर उसमें। तो देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स, तो कुछ ग्राउंड होते हैं, जैसे कि द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व ए रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन और ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के। अब डॉक्टर क्या बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि देखो भाई, हम इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं कि यदि इस प्रेगनेंसी को आगे कैरी किया गया तो जो प्रेग्नेंट महिला है उसको रिस्क हो सकती है, ठीक है, उसकी मेंटल हेल्थ पर और उसकी फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ सकता है। अब आप बोलोगे सर मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है यहां पे, मान लीजिए वो प्रेगनेंसी, मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देते हैं कि देयर इज अ केस ऑफ सम काइंड ऑफ सेक्सुअल जो है क्राइम का केस है, उसमें एक गर्ल है जो अनमैरिड गर्ल है, उसको जो है प्रेगनेंसी हो गया। अब बच्ची उस गर्ल को जो है वो पूरा सबको फेस भी करना है उसको, ठीक है, और उसको जो है वो वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कि वो देयर इज ए, इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ ए क्राइम, ठीक है, जो उसको जिंदगी भर मेंटल ट्रामा देता रहेगा। तो वैसी कंडीशन में भी कोर्ट कहता है कि यदि डॉक्टर को लगता है कि सामने वाले की मानसिक स्थिति पर इसका गंभीर असर पड़ेगा, डॉक्टर रिकमेंड कर सकता है टर्मिनेट कर लो प्रेगनेंसी को, ठीक है। फिजिकली वीक है, मान लीजिए वो एनीमिक है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल काफी कम है, सीवियर अस्थमेटिक पेशेंट है, कोई बीमारी है उसको जिसके चलते जो है वो प्रेगनेंसी यदि रहा तो बीमारी और बढ़ जाएगी और तो लेडी मर जाएगी वो, तो डॉक्टर ले सकता है उस चीज को, ठीक है ना। फिर
there is a substantial risk of that child were born it would suffer from such physical and mental abnormalities as to be seriously handicapped के अब मान लीजिए कोई ऐसा चीज खा लिया लेडी ने, कोई ऐसा मेडिसिन उसके खाने में आ चुका गलती से, या कोई ऐसी घटना घट गई इसके चलते जो है उसको लगता है कि बच्चा जो है वो, या पता किया डॉक्टर ने जांच करके सोनोग्राफी मालूम किया कि भाई बच्चे में तो फॉल्ट है, बच्चे को तो हेड ही डेवलप नहीं हुआ है, बच्चे के लिम्स ही डेवलप नहीं हो रहे हैं बच्चे के, तो क्या करेंगे? तो जो है वैसी कंडीशन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, कि मतलब ये है कि जो बच्चा है जिसका जन्म होने वाला है उसको सीवियर मेंटल इलनेस हो सकती है, सीवियर फिजिकल प्रॉब्लम उसको हो सकती है, वो सीरियसली हैंडीकैप्ड हो सकता है, तो वैसी कंडीशन में प्रेगनेंसी को आगे कैरी करने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, देन नाउ कम टू द पॉइंट कि अब हम एमटीपी के पर, तो हमने एनसीईआरटी अकॉर्डिंग देखा था, अब हम एमटीपी पर एक बार सीक्वेंस से बात करते हैं। इंटेंशनल क्या मतलब है एमटीपी? इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म के, यानी पूरा गेस्टेशन पीरियड होने के पहले, ध्यान से बात सुनिएगा के, पूरा गेस्टेशन पीरियड होने के पहले प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है। ठीक है, नियरली 45 to 50 million एमटीपी आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड के, विच अकाउंट to 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन ईयर के, यानी साल भर में जितनी भी प्रेगनेंसी होती है उसका लगभग 1/5 20% जो है वो एमटीपी में उनको हटा दिया जाता है, एमटीपी के थ्रू उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज एमटीपी or not being debated upon many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involvement के बीच में एक घटना घटी थी बेटा आज के 2 साल पहले, 2 साल लेक्चर लंबा हो गया, बोर तो नहीं हो रहा ना बेटा? ठीक है, एक पोर्शन कवर करना था इसलिए ले लिया मैंने इसको। एक घटना घटी थी कि आयरलैंड में एक डॉक्टर लेडी थी, उस डॉक्टर लेडी को प्रेग्नेंट हुई। अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या हुआ, कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया, तो उस डॉक्टर लेडी ने बोला कि भैया ये प्रेगनेंसी के दौरान मुझे कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, मेरी लाइफ को खतरा है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए। हस्बैंड भी तैयार, वो लेडी भी तैयार, लेकिन आयरलैंड की गवर्नमेंट ने बोला, वो कैथोलिक गवर्नमेंट वहां पर जो मानते हैं उन्होंने बोला नहीं, हमारे रिलीजन, हमारे सरकार के नियमों के अनुसार एबॉर्शन नहीं कर सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट अलाउड इन आयरलैंड, नहीं अलाउ किया उन्होंने। वो इंडिया आकर जो है वो यहां पर एबॉर्शन कराना चाह रहे थे वो, तो आयरलैंड गवर्नमेंट ने परमिशन भी नहीं दिया कि आप इंडिया जा सकें, आप नहीं परमिशन दिया उन्होंने कहा पासपोर्ट सीज तुम्हारा, वीजा तुमको नहीं मिलेगा, नहीं दिया, नहीं आ पाए वो, लेडी की डेथ हो गई। तो आयरलैंड में एक बड़ा मुहिम हुआ, एक आंदोलन चला इसके लिए कि भाई आपने एक व्यक्ति को मर जाने दिया आपने, जबकि वो बोल रही थी कि यदि प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू तो मैं मर सकती हूं, और आपने कोई स्टेप नहीं लिया गवर्नमेंट ने, तो एक बड़ा आंदोलन छिड़ा यहां पे। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ टर्म्स कंडीशन के साथ उस चीज को उन्होंने अलाउ किया। ठीक है, तो कई, मैंने कहा ना कि आज भी कई कंट्री ऐसी जहां पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउड नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज किया 1971 में, और उसके साथ में स्ट्रिक्ट कंडीशन भी लगा दिया कि इसका मिसयूज ना हो के। 1971 में गवर्नमेंट ने हमारी लीगलाइज किया इसको, लेकिन कंडीशन को लगाया उनके, और सच रेस्ट्रिक्शंस आर ऑल द मोर इंपॉर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट and illegal female fertilicides which are reported to be high in India के ये सारे कानून इसलिए बनाए गए ताकि इमरजेंसी में इसका यूज भी कर सके, लेकिन कोई फीमेल इन्फेंटिसाइड ना कर सके। ठीक है, ठीक। वाई एमटीपी, क्यों एमटीपी किया जाता है? Obviously the answer is to get rid of the unwanted pregnancy either due to casual unprotected intercourse or failure of the, अब देखिए एक इंडिकेशन ये भी होता है, मान लीजिए एक कपल था, उस कपल ने कॉपर्टी का इस्तेमाल किया, उन्होंने इंट्रायूटेराइन डिवाइस को लगाया उन्होंने, ठीक है, डॉक्टर ने बकायदा लिख के दिया कि भाई इंट्रायूटेराइन डिवाइस उन्होंने इंप्लांट किया था, या उन्होंने वॉसेक्टॉमी कराया, और किसी कारण से वो ऑपरेशन फेल सक्सेसफुल नहीं रहा, डक्ट अपने आप जुड़ गई, मान लो ठीक से नहीं कट पाया था वो, जो भी कारण वॉट एवर रीजन के, तो वैसी कंडीशन में यदि प्रेग्नेंट व्यक्ति होता है तो उसको वहां पर जो है वो एमटीपी की परमिशन मिल जाती है। ठीक है, एमटीपी इज आल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फैटल ड्यू टू द मदर और द फीटस और बोथ। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक, एमटीपी आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ होती है, फर्स्ट 12 वीक तक क्या, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, one disturbing trend observed in that a majority of MTP are performed illegally by unqualified quack which are not only unsafe but could fatal also। मैंने कहा ना,
भारत में यदि आप इंडिया में आप गांव माओ में जाकर देखेंगे ना, क्यों बेटा अच्छे डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, क्यों बायोमेंटर्स अपना एक छोटा सा क्लिनिकल सेटअप जो है वो एक छोटे गांव में खोल रहा है। ये पहला होगा, इसके बाद हम लोग जो है आफ्टर रेनफॉल के बाद काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी रुक गया, यहाँ पे तेज पानी कारण, कोरोना की कंडीशन कारण जब हमारा अपना एक छोटा सा क्लिनिकल सेटअप होगा तो वैसे सेटअप हम कई सारे लगाएंगे। हमके गाँवों में डॉक्टर की बेटा बहुत रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे जो डॉक्टर नहीं है, जिनकी पास कोई डिग्री नहीं है, कहीं पे दो चार साल कंपाउंडर है, आके क्लिनिक खोल लिया, वैसे लोगों ने वहां पर लोगों की जान को खतरे में डाल के रखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार यदि उनको बंद कर देगी तो वहां पे कोई विकल्प भी अवेलेबल नहीं है। फिर जीरो मेडिकल फैसिलिटी, अभी तो कम से कम एक बोतल लगाया था वो, फिर जीरो मेडिकल फैसिलिटी हो गई। इसलिए सरकार को वहां तक जो है एफर्ट करने पड़ेंगे। और मैं कहता हूं केवल सरकार एफर्ट नहीं कर सकती है, हम सबको भी आगे आना पड़ेगा। ठीक है, कितना करी सरकार जो है वो। हमारा देश जो है विकासशील देश है, हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हम डेवलपिंग कंट्री है। हमारे पास जनसंख्या बहुत बड़ी है, रिसोर्सेस कम है, हमारे पास टैक्स पेइंग आबादी बहुत कम है, बहुत कम आबादी जो टैक्स भरती है के, हमारे पास डिपेंडेंट पॉपुलेशन अधिक है। तो जो सक्षम है उन्हें आगे आना पड़ेगा, तो ही हम देश का सीन बदल पाएंगे। मैं कहता हूं कि मेरे आपके प्रयास करने से हो सकता है बहुत बड़े लोगों को, बहुत सारे लोगों को फायदा ना मिले, कुछ को तो मिलेगा ना। मैं एक किस्सा आपको बताता हूं हमेशा कि एक बार एक आदमी समुद्र के किनारे चल रहा होता है, वहां पे कई सारी जो है वो मछलियां जो है समुद्र की लहर के साथ वहां आ चुकी होती हैं किनारे पर। वो उन मछलियों को उठा उठा के वापस समुद्र में डाल रहा होता है। एक दूसरा आदमी आके देखता है, बोलता है अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा साहब ये मछली मर जाएगी इसलिए मैं समुद्र में डाल रहा हूं। उसने कहा ये तो लाख हजारों की संख्या में पड़ी हुई है, इस तुम्हारे करने से फर्क क्या पड़ेगा? वो एक मछली को उठाता है, वापस समुद्र में फेंकता है, बोलता है इसको फर्क पड़ेगा, ये जिंदा रहेगी। तो जितनों के लिए आप कर सकते हो ना बेटा, उनको फर्क पड़ता है जिंदगी में। ठीक है, सबके लिए तो हम नहीं कर पाए, इतने बड़े लोग हम हैं नहीं। ठीक है, लेकिन जितनों के लिए कर सकते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए फिर अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ द एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स। मैंने बताया अनबॉर्न चाइल्ड के लिए। के फिर फ्रीक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल इट इज फॉलोड बाय एमटीपी। मैंने कहा ना फीमेल इन्फेंटिसाइड में इसका इस्तेमाल किया गया, तो ये जो एक ऐसा ट्रेंड है जो बड़ा खतरनाक ट्रेंड रहा है। के अब सबसे बड़ी बात है इफेक्टिव काउंसलिंग on the need of to avoid unprotected coitus and risk factor involved in illegal abortion as well as providing more healthcare facilities could reverse the mentioned unhealthy trend। मैंने कहा ना यदि समाज में अनहेल्दी ट्रेंड है तो लोगों को आपको एजुकेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये जो यदि अनप्रोटेक्टेड जो है, नंबर एक ड्यूरिंग सेक्सुअल एनकाउंटर प्रॉपर प्रिकॉशन लिया जाए, प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, उसके बावजूद यदि कोई घटना घटी है तो उसके बाद ये है कि ट्रेंड डॉक्टर से सलाह ली जाए, अनट्रेंड लोगों के पास ना जाया जाए, क्योंकि उससे जान का खतरा हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में हमने बहुत सारा इंफॉर्मेशन देखा हमने। ठीक है, इसका मतलब ये बहुत सारा एमसीक्यू भी लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.